नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले हम बच्चों में झटकों और फिट्स के बारे में अपने माहिरीन से गुफ्तगू कर रहे थे। प्रोग्राम का सिलसिला वहीं से आगे बढ़ाते हैं और सवाल पूछते हैं डॉक्टर अज़मीना खान साहिबा से कि ये मिर्गी में या किसी और झटकों की बीमारी में अगर वो लंबर पंक्चर किया जाता है तो पेरेंट्स का एटीट्यूड क्या होता है उस बारे में? देखिए, बिल्कुल सही बात है। हमें सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस उसी में मिलती है और एक लेमैन के लेवल पर ये चीज़ की अवेयरनेस होना कि बिल्कुल अगर किसी को एज पेरेंट्स को हम ये बोलते हैं कि जी अगर मैं खुद उस जगह खड़ी हूँ और मुझे कहा जाए कि एक सुई चुभो के और आपके बच्चे का दिमाग का पानी हमें टेस्ट कर ही लेना है, सुनने में नो डाउट ही काफ़ी खौफनाक लग रहा होता है, लेकिन जाहिर सी बात है कि ये उसी तरह से टेस्ट है जैसे किसी भी नस से आपका खून निकाला जाए। एक स्पेसिफिक जगह होती है, अल्लाह ताला का निज़ाम है कि रीढ़ की हड्डी के बीच में इस तरह स्पेस दी गई है कि उस स्पेस में हम एक आम सुई जो निडल होती है, जैसे जो ब्लड सैम्पलिंग इस तरह यूज़ होती है उसी तरह की निडल होती है, बस थोड़ी शक्ल उसकी डिफरेंट की हुई होती है, वो डाली जाती है। और क्योंकि कि उस जगह पे ऑलरेडी इस तरह प्रेशर मेंटेन होता है तो वो हम वहाँ से इजीली फ्लूइड कलेक्ट कर लेते हैं। और जो फ्लूइड हम कलेक्ट कर रहे होते हैं वो दिमाग अगले कुछ मिनटों में, कुछ घंटों में दोबारा से प्रोड्यूस कर लेता है। जिस तरह खून हम सैंपल के लिए ड्रॉ करते हैं वो जिसम दोबारा प्रोड्यूस कर लेता है, इस तरह दिमाग भी बना लेता है। तो एक कॉन्सेप्ट ये कि हम दिमाग का पानी निकाल लेंगे तो दिमाग कमज़ोर हो जाएगा, उससे किसी और कोई और कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी, ऐसा कोई चीज़ नहीं होता। दूसरी जो हमें रेजिस्टेंस मिलती है वो ये कि कमर का पानी चेक करने से, क्योंकि कमर को एक नुकसान पहुंचा है या कोई एक इंजेक्शन लगा है या टीका लगा है, तो उससे बच्चे की माजूरी के चांसेस हैं। पेरेंट्स का बड़ा कॉमन कंसर्न होता है कि हमारे फला बच्चे का, भाई के बच्चे का, ख़ानदान में किसी बच्चे का, बड़े का कमर का पानी चेक किया गया इसलिए वो माजूर हो गया। हालांकि वो होता जी, माजूरी की वजह जो होती है बाज़ औक़ात गर्दन तोड़ बुखार की सूरत में उसका सही वक्त पे तशख़ीस ना होना, तशख़ीस हो जाने के बाद इलाज प्रॉपर ना हो पाना, किसी भी रीज़न से ये बच्चे ने कोई और कॉम्प्लिकेशन डेवलप कर ली, और बाज़ औक़ात पूरे कंप्लीट ट्रीटमेंट के बाद भी उसकी कॉम्प्लिकेशन डेवलप होने के चांसेस होते हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है कि ब्रेन में उस दवा की कितनी क्वांटिटी पहुंची, उसने किस तरह किया, टाइमिंग सही हुई नहीं हुई, क्या चीज़ें, बहुत सारी चीज़ों को हमें इसमें देखना पड़ता है। तो जो माजूरी या खुदा ना खास्ता जो चीज़ नज़र आती है उसका ताल्लुक कमर का पानी निकालने से, वहाँ सुई लगाने से, टीका लगाने से नहीं होता। उसका ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ बीमारी से होता है कि बीमारी की जल्द या देर जो कॉम्प्लिकेशंस नज़र आनी होती हैं वो उस तरीके से नज़र आती हैं और पेरेंट्स उसको बजाय बीमारी के उस टेस्ट से लिंक कर देते हैं। ऐसे आप बहुत सारे बच्चे देखेंगे जिनका गर्दन तोड़ बुखार में टेस्ट नहीं किया गया किसी भी रीज़न से, और उसके बाद वो अल्लाह न करे माजूरी की तरफ चले गए। तो ये चीज़ जो माजूरी की प्रॉब्लम आती है ये बेसिकली बीमारी की वजह से आ रही है, ना कि टेस्ट या किसी और चीज़ की वजह से आ रही है। तो आप हमारे नाज़रीन को बता रही हैं कि ये जो उनके जहन में ये बात उसको ख़त्म कर दें। जी बिल्कुल, और जाहिर सी बात है कि ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिसमें डॉक्टर खुद से मना करता है कि आप ये टेस्ट ना करें, तो उन सिचुएशंस को, उन कॉन्ट्राइंडिकेशंस को हटा के, रूल आउट करके ही ये टेस्ट एडवाइस किया जा रहा था। बिल्कुल ऐसी कंडीशंस होती हैं गर्दन तोड़ बुखार में जिसमें हम खुद कहते हैं कि अभी ये टेस्ट रोका जाए, ना किया जाए, इसमें टाइम दिया जाए, लेकिन उन अलामात के ना होने की सूरत में सबसे बेहतरीन टेस्ट गर्दन तोड़ बुखार को डायग्नोज करने के लिए वो कमर के पानी का ही होता है, एलपी जिसको हम बोलते हैं, और उससे, उस टेस्ट से डायरेक्टली कोई नुकसान होने के चांसेस नहीं होते। अच्छा डॉक्टर अज़मीना खान, मैं पूछूंगा कि क्या नींद की कमी से भी झटके आ सकते हैं बच्चे को? नींद की कमी अगर से वो नींद पूरी नहीं कर रहा है? नहीं, उससे झटके आने का तो जरा मिसकॉन्सेप्ट है। नींद की कमी से झटके आने की कोई चांस नहीं, यकीनन उसमें साथ कोई मेटाबॉलिक कोई इशू मौजूद होता है, कोई और चीज़, सोडियम की कमी से, ज्यादती से, शुगर की कमी, ज्यादती से, कैल्शियम हमारे यहाँ बहुत कॉमन मसला है, ये कैल्शियम की कमी से बच्चों में झटके आते हैं और वो बड़े मतलब बहुत ज़्यादा मिस हो रहे होते हैं। बच्चों को जनरली कमज़ोरी समझ के छोड़ा जा रहा होता है, हालांकि वो सिर्फ एक मामूली दवा से इजीली कंट्रोल किए जा सकते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है कि झटके की सूरत में वो फिर एक तशवीशनाक सूरत हाल बन जाती है। तो नमकियात के ऊपर नीचे होने से, शुगर के ऊपर नीचे होने से हमें बिल्कुल झटके मिल सकते हैं बच्चों के अंदर, और वो इजीली ट्रीटेबल भी होते हैं। लेकिन उसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि उस नमकियात की कमी की हुई उसकी वजह देख ली जाए। शुगर किसी भी नॉर्मल एक हेल्दी बच्चे के अंदर बगैर किसी वजह के कम नहीं हो सकती। इसी तरह सोडियम है, बहुत ज़्यादा डायरिया की सूरत में बाज़ औक़ात बच्चों में पानी की इतनी शदीद कमी होती है कि सोडियम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। उस सूरत के उसके एक्स्ट्रा बढ़ने की वजह से, या फिर यही कि जैसे कमज़ोर बच्चे होते हैं, ग़िज़ा की इतनी अच्छी उनकी वो नहीं होती इनटेक, तो कैल्शियम की कमी की वजह से उनमें झटके आने के चांसेस होते हैं। तो इन चीज़ों की कि उसकी बैकग्राउंड क्या है, वो सोडियम ज़्यादा कम क्यों हुआ, कैल्शियम कम क्यों हुआ, शुगर ऊपर नीचे क्यों हुई, तो उनकी वजूहात पे काम करना बहुत ज़रूरी होता है। सिर्फ वक्ती तौर पे हम वो चीज़ रिप्लेस करके झटके को कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन उस नमकियात के ऊपर नीचे होने की वजह क्या है उसकी इन्वेस्टिगेशन बहुत ज़रूरी होती है।
अच्छा, कुछ और मेडिसिन ऐसी हैं जिनसे बच्चे में झटकों की बीमारी पैदा हो सकती है? मेडिसिन, हाँ बिल्कुल, कुछ है जो कर रही होती हैं उसको डायरेक्ट। बहुत सारी मेडिकेशंस ऐसी होती है जो झटकों की दवाओं के काम को कम कर देती हैं। तो बहुत सारी मेडिकेशंस पे बच्चे जो ऑलरेडी एपिलेप्टिक होते हैं, तो हमें ज़रूर जब भी आप एक ड्रग हिस्ट्री ये है जो बड़ी मिस हो रही होती है क्लिनिक्स के ऊपर। खासतौर पर पेरेंट्स को ये नहीं पता होता कि एक बच्चा कोई G6PD डेफिशिएंट है, वो बताना भूल जाते हैं। कोई बच्चा ऑलरेडी एपिलेप्टिक है, दवाओं पे है, तो बहुत सी ड्रग्स ऐसी हैं जो डायरेक्ट करके उन दवाओं के असर को कम कर देती हैं, जिससे चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आप ज़रूर जब भी डॉक्टर के पास विजिट करें तो प्रायर कंडीशंस को इन्फॉर्म ज़रूर करें किन दवाओं पे बच्चा, अक्सर औकात पेशेंट्स को नाम ही याद नहीं होते कि अपनी दवाओं के या बच्चों की दवाओं के कि कौन सी दवा दी है या कौन सी दवा चल रही है। तो या तो आप अगर याद नहीं रख सकते तो आजकल तो मोबाइल पे आप सब चीज़ें फीड कर सकते हैं, पिक्चर ले लेंगे, ये चीज़ें याद रखें ताकि डॉक्टर उन दवाओं को अवॉइड करे जो आपके बच्चे की ड्रग की यूटिलाइजेशन को मजीद कम कर देते हैं। अच्छा, ब्रेन ट्यूमर या स्ट्रोक से भी झटके ये आ सकते हैं? बिल्कुल, ब्रेन ट्यूमर, स्ट्रोक, हेमरेज यानी जो ट्रॉमा के साथ दिमाग में ब्लीडिंग होती है उसके साथ भी झटके आने के चांसेस होते हैं। ये सारी वो वजूहात हैं जो ज़ाहिर फर्दर इन्वेस्टिगेशन के बाद आपके पास सामने आती हैं। अगर हेड इंजरी का पेशेंट है तो हम CT स्कैन को इम्पोर्टेंस यूँ ही दे रहे होते हैं कि फौरी तौर पे तो नहीं, लेकिन कुछ टाइम 6 घंटे, 12 घंटे, 18 घंटे के बाद पेशेंट फिट के साथ प्रेजेंट कर सकता है अगर आपके पास इनिशियल स्टेटस ना हो। कभी कभी फर्स्ट CT स्कैन में आपको नहीं नज़र आ रहा होता ब्लड, तो इसीलिए हम कंडीशन देखते हुए सारी चीज़ें डिसाइड कर होते हैं कि हमें दूसरे उस पर जाना है या नहीं। अच्छा, कुछ आफ्टर इफेक्ट्स क्या होते हैं झटकों के? कैसे सिम्टम होते हैं बच्चे? देखिए, यूजली जो बुखार वाले झटके जब कॉमनली देख रहे होते हैं उसमें बच्चा कुछ मिनटों के अंदर बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है, नॉर्मल बातें करना, बिल्कुल एक नॉर्मल बच्चे की तरह जो उसका रूटीन है उस पर बिहेव कर रहा होता है। लेकिन इसी तरह अगर वो गर्दन तोड़ बुखार के झटके हैं, मिर्गी के झटके हैं, इस तरीके से, तो उसके अंदर उसके बाद बेहोशी की कैफियत होना, सेमी कॉन्शियस होना कि होश में तो है लेकिन जगाने पर बात कर रहा है, बहुत ज़्यादा उल्टियाँ होना, ये सब चीज़ें झटकों के बाद पॉसिबिलिटीज़ में होती हैं। और ये चीज़ें जो आफ्टर हम समझे पोस्ट एपिलेप्टिक हम बोल रहे होते हैं चीज़ें, ये भी हमें लीड करती हैं कॉज की तरफ ना। आम बुखार के झटके के अंदर कभी भी झटके के बाद की कोई कैफियत मतलब ऐसी इंपॉर्टेंट या ऐसी कोई खास नहीं होती कि पेरेंट्स उनको नोट भी करें, बल्कि पेरेंट्स खुद मुंह से बता रहे हैं झटका ख़त्म हुआ और उठ के बैठ के बच्चे ने बातें शुरू कर दी, या बुखार कंट्रोल किया, झटका सही हुआ, बच्चा नॉर्मल हो गया। लेकिन इसके बरक्स मिर्गी में या खुदा न खास्ता ब्रेन ट्यूमर है या गर्दन तोड़ बुखार है, इनके झटके जो होते हैं वो उस झटके कंट्रोल करने के बाद भी बच्चा पूरी तरह होश हवास में मोस्टली नहीं होता है। अच्छा, छोटे बच्चे को जो दूध पीता, क्या इस बीमारी में, झटकों की किसी भी बीमारी में, क्या दूध पिलाना मना होता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। झटके के दौरान आप ये कोशिश ना करें कि झटका हो रहा है तो सब उसको ये सोचते हुए कि ये माँ का दूध है तो ये बहुत फ़ायदे, बिल्कुल माँ का दूध हर लिहाज से फ़ायदेमंद होगा, लेकिन उस कैफियत के अंदर उसके मुंह में कोई भी चीज़ नहीं डालनी, चाहे वो दूध की शक्ल में ही हो। लेकिन आम तो हालात मतलब जिस वक्त झटके में नहीं है और किसी दवाइयों पर है, अपनी कंट्रोल उसमें चल रहा है रूटीन में, तो उसको दूध बिल्कुल कंट्रोल रहेगा कंटिन्यू और कोई चीज़ की रोकने की ज़रूरत नहीं। डाइट उसकी नॉर्मल बच्चे की तरह ही रखी जाएगी, उसमें कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं किए जाएंगे जहाँ तक इन्फेंट यानी 1 साल तक के बच्चे की वो है। बात सिर्फ स्पेसिफिकली कुछ झटके होते हैं जिसके अंदर हम लोग कोई, वही मैंने आपको बताया, मेटाबॉलिक कॉजेज़ होते हैं जिसके अंदर हम लोग कहते हैं कि कोई चीज़ डाइट में ऊपर नीचे कंट्रोल की जाए, कम की जाए, ज़्यादा की जाए, वो उस सूरत में हम मेटाबॉलिक कॉजेज़ के हिसाब से पेरेंट्स को गाइड करते हैं। लेकिन रूटीन उसके अंदर जो है झटकों के अंदर दूध या खाने पीने के अंदर किसी चीज़ को बंद करने का कॉन्सेप्ट नहीं होता है। कोई ऐसी ग़िज़ा मना नहीं है नहीं, अनटिल की ऐसी कोई पर्सन, चाहे वो मिर्गी हो चाहे कोई भी, बिल्कुल स्पेसिफिकली किसी चीज़ से बच्चे को एलर्जी ऐसी कोई चीज़ होती है तो वो अलग होता है। यूजुअली एलर्जी वाले सिम्टम्स फिट्स की तरह प्रेजेंट यूजुअली नहीं कर रहे होते। लो कार्बोहाइड्रेट और हाई फैट की जी, इसमें ये डाइट कोई मैंने आपको बताया जो मेटाबॉलिक कुछ कॉजेज होते हैं ना, वहाँ पे हम एडवाइस करते हैं। रूटीन के जो फिट्स हैं, बुखार के झटके हुए या खुदा न खास्ता गर्दन तोड़ बुखार के झटके हैं, उनके अंदर इनका कोई खास रोल नहीं होता। हाँ, लेकिन मेटाबॉलिक जो है उसके अंदर बहुत सारी जगहों पे हमें प्रोटीन डाइट बंद करनी होती है। हाँ, तो उस तरीके, हाँ, स्पेशल फार्मूलाज भी आ रहे होते हैं जो हमें देने पड़ते हैं, वो डिपेंडिंग अपॉन द कॉज फिर आप उसको फिट्स करते हैं। लेकिन वो निस्बतन कॉज झटकों का कम होता है, वो इससे ज़्यादा कॉमन कॉजेज गर्दन तोड़ बुखार और मिर्गी और इन तरह के होते हैं। डॉक्टर मारिया, अगर बच्चे की ज़बान कट जाए या मुंह से झाग आ जाए तो फिर ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए? मुंह से झाग तो जाहिर, जैसे मैंने आपको बताया कि उस वक्त तो आपने सिर्फ करवट से ही लिटाना है ताकि वो एस्पिरेट ना कर सके उसको। अगर जबान कट जाए ज़ाहिर फौरी तौर पे आप उस वक्त तो झटके को ही रोकेंगे, प्राइम आपका कंसर्न झटका होगा, और जैसे ही वो झटका रुकता है और बच्चा होश में आता है इतना कि आप मुंह खोल के चेक कर सकते हैं, तो फौरी तौर पे आपने किसी भी आइस क्यूब से या किसी चीज़ से उसको
कंट्रोल करने की कोशिश करनी है और हॉस्पिटल रश करने के ज़ाहिर ज़बान अच्छा खासा जल्दी ब्लीड कर जाती है, तो आपको हॉस्पिटल फ़ौरन लेके जाना है सूरत में। अच्छा, ये मिर्गी जो है या एपिलेप्सी एक दफ़ा ठीक हो जाए और दोबारा भी मुमकिन है हो सकती है? जी बिल्कुल, क्योंकि अगर दिमाग का कोई हिस्सा एक फोकस बना हुआ है जहाँ से कि वो चीज़ ट्रिगर हो सकती है, तो कोई भी चीज़ एबनॉर्मल, कोई एबनॉर्मल स्ट्रेस, कोई सिर्फ साइकोलॉजिकल स्ट्रेस हो, कोई फिजिकल स्ट्रेस हो, वो उसको बिल्कुल ट्रिगर कर सकता है। कोई और बीमारी हो, प्रेगनेंसी हो, ये सब चीज़ें दोबारा से उसको ट्रिगर कर सकती हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि अगर बच्चे को बचपन में मिर्गी रही भी है तो पेरेंट्स उसको एडल्ट होते ही उसको पूरी चीज़ गाइड करें कि आपको मिर्गी थी, वो इन दवाइयों पे कंट्रोल की गई, इतने अरसे रही, उसका ये पैटर्न था, वो बच्चे को खुद पता होना चाहिए बड़े होने की सूरत में एडल्ट लाइफ में, ताकि कभी भी उसको कोई स्ट्रेस या कोई चीज़ हो तो वो उसको प्रॉपर्ली कन्वे कर सके कि हाँ ये चीज़ मुझे पहले थी। यूजली हमारे यहाँ उसको एक बुरी चीज़ समझ के उसको छुपा लिया जाता है कि नहीं जी पता लग जाएगा तो शायद कल को शादी नहीं होगी, तो ये नहीं होगा, दोस्त नहीं मिलेंगे, ख़ानदान वालों से छुपाया जा रहा होता है। तो ऐसी ही कोई, ये सिर्फ एक बीमारी है, जाहिर सी बात है, तो अल्लाह की तरफ से है, तो उसमें कोई छुपाने की उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर एक चीज़ है तो बच्चे को प्रॉपर्ली खुद भी कन्वे हो, ताकि आइंदा ज़िंदगी में कभी भी किसी किस्म की स्ट्रेस की सूरत में उसको पता हो कि ऐसी सूरत हाल के अंदर मुझे क्या करना है और मेरी प्रीवियस हिस्ट्री क्या थी। हमारे नाज़रीन को आप कुछ बताना चाहेंगे कि वो किस 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 की एहतियात करें और वो कौन से फिट्स हैं जिसमें उन्हें हॉस्पिटल ले जाने की ज़रूरत नहीं है या सारों में ले जाना ज़रूरी है? फिट्स में हमेशा फर्स्ट एवेल्यूएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ज़ाहिर है आपको देखना ज़रूर है कि फिट्स का रीज़न क्या था, एक दफ़ा इवेल्यूएट ज़रूर करवा लीजिए। अगर एपिलेप्सी मिर्गी के भी झटके हैं तो भी हमेशा डॉक्टर से विजिट कॉन्टैक्ट में रहें, जिस वक्त पॉसिबल हो सके उसको जाके एक दफ़ा एग्जामिन ज़रूर करवा लें। एहतियातें अगर कोई नॉन एपिलेप्टिक है उनकी हमेशा वही एहतियातें होंगी कि ज़ाहिर ड्राइविंग के टाइम पे उसको पता होना चाहिए कि हाँ मैं इस सिचुएशन के अंदर मुझे चांसेस हैं, वो बड़ी एहतियात होगी। स्विमिंग पूल्स, हाइट, किसी हाई बिल्डिंग पे या किसी ऐसी जगह जहाँ से फिट्स आके गिर के दूसरे नुकसानात होने के चांसेस है, ज़ाहिर है उस पर एहतियात करनी है। बच्चे को अनअटेंडेड नहीं छोड़ना, अगर बच्चा है तो चूल्हे के पास, गर्म पानी के पास, ऐसी सूरतों में। और ख़ास तौर पे जो डूबते हैं बच्चे वो पानी के टब में या पानी की बाल्टियों में डूबते हैं, तो उस सूरत में कोई ओपन बकेट फुल ऑफ वाटर आपके घर में इस तरह अनअटेंडेड ना हो कि बच्चा जाए और उस टाइम सीज कर जाए, तो बहुत परेशानी की बात है। तो ये चीज़ें आपको एहतियात करनी है। रोड क्रॉस करते हुए पता होना चाहिए कि अगर कोई ऐसा पेशेंट है जो उस वक्त एक्टिवली फिट्स उस ड्यूरेशन में आ रहे हैं उसको, तो आप उसको ज़ाहिर अकेला ना छोड़ें। तो ये सारी चीज़ें करनी है। बाकी पोजीशंस का हमने शायद 2 से 3 दफ़ा इस प्रोग्राम में डिस्कस कर लिया कि वो उस टाइम की कैफियत के अंदर ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि आपको कैसे करना है। और इवन आपको दूसरे अपने मेंबर्स को वही बात के छुपाना नहीं है, आपको उनको भी गाइड करना है। ऐसा ना हो कि कल को वो किसी और के साथ बैठा है और उसको नॉलेज ही नहीं है कि उसको कैसे लाइफ सेव करनी है। तो आपको बिल्कुल दूसरों को भी एजुकेट करना है, अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी बताना है। और अगर पेशेंट खुद है और इतना अवेयर है अपनी कंडीशन के बारे में, तो वो अपने आसपास के लोगों को बता के रखे कि अगर मुझे कभी फिट्स आए तो क्या क्या आपको करना है मेरे साथ। नाजरीन, आपने हमारे माहिरीन से आज बच्चों के झटकों वाले अमराज पर तफसीली गुफ्तगू सुनी, जिससे एक बात तो वाज़ेह हो गई है कि किस बुखार या किसी भी बीमारी में झटकों का आ जाना बहरहाल एक तशवीश की बात है, लेकिन इसमें घबराने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है, पैनिक पैदा नहीं करना। अगर बच्चे को सांस की प्रॉब्लम नहीं है तो बच्चे को फिर आराम से हैंडल करना होगा और फिर बाद में उसे हॉस्पिटल या किसी जगह ले जाए। लेकिन अगर झटके बार बार आ रहे हैं या ज़्यादा देर तक आ रहे हैं तो ये एक तशवीश की ज़्यादा बात है और इसे फौरी तौर पर बच्चे को किसी बड़े हॉस्पिटल की तरफ ले जाना चाहिए। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म हुआ। हम अपने दोनों मेहमानों डॉक्टर अज़मीना खान साहिबा और डॉक्टर मारिया मखसूस साहिबा का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने अपनी मसरूफियात के बावजूद हमारे लिए वक्त निकाला और हमसे अपनी मुफीद मालूमात शेयर की। अपने मेज़बान डॉक्टर मंसूर नूरानी को आप इजाज़त दीजिए। आइंदा हफ्ते इंशाअल्लाह किसी नए मौजू और किसी नए मर्ज़ पर गुफ्तगू के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।